वो तो कह रहे हैं 28 अरब डॉलर एक्सपोर्ट क्रॉस कर गई है पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। नहीं, लेकिन बदकिस्मती से किसी एक चीज में भी ये कुछ नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त यही पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल है जिसमें तमाम सियासी जमातें बरसरे पैकार हैं। चूँकि ये हुकूमत का चौथा साल है और हुकूमत की कारकर्दगी, गवर्नेंस, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात रखते हैं। लिहाजा अपोजिशन के पास ये मौका मिला उन्हें कि वो हुकूमत पर तनकीद कर सकें। और पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर ट्रॉली एहतजाज, फरवरी में पीपल्स पार्टी का मार्च में पीडीएम का मार्च, और यूं तहरीक इंसाफ के पास मार्च के बाद कमोबेश तकरीबन 1.25 साल का अरसा प्रैक्टिकली बाकी रह जाएगा। तो हुकूमत फोकस कर पाएगी अपनी गवर्नेंस के ऊपर, या हुकूमत डाइवर्ट हो जाएगी और वो ऑपोजिशन को डील या ट्रीट करना शुरू कर देगी। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, ऑनरेबल मरकज़ी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, ये सिचुएशन अब जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, ये चौथा साल है। हम गुज़श्ता अगर ज़्यादा माजी बईद में ना जाएं और माजी करीब में भी रहें तो जो 2 हुकूमतें गुजरी, जिसमें से एक आपकी हुकूमत और एक PMLN की हुकूमत, दोनों हुकूमतों में हमने देखा कि चौथे साल में हुकूमत डगमगाना शुरू कर देती है। और आपके भी वज़ीर आज़म तब्दील हो गए, PMLN के वज़ीर आज़म भी तब्दील हो गए, शाहिद हक़ान अब्बासी आ गए। अब इनका चौथा साल जो है इसमें भी हुकूमत डगमगा रही है। तो ये कोई मजाज बन गया है कि हमने 5 साल सुकून से इस मुल्क में पूरे नहीं होंगे पार्लिमानी? बहुत शुक्रिया। देखें, ये नहीं इशू के 5 साल पूरे नहीं होने देने या क्या सूरत हाल है। असल सूरत हाल है कि लोगों की इस वक्त कैफियत क्या है और लोग क्या सोचते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपनी पार्टियों को भी कहता हूँ कि इस वक्त हालत ये है कि लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, और मुझे ये खतरा है कि कहीं कजाकिस्तान की तरह लोग अगर आए तो ये जो वायलेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसके नतीजे के तौर पर अगर ये खुदरो मोमेंट हुई, कोई पॉलिटिकल लेड मोमेंट ना हुई, सियासी जमातों ने अपना रोल अदा ना किया, तो ये मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। मसलन लोग, अगर आप एक गरीब आदमी से पूछें, अभी हमारे भाई बैठे हैं, ये अदादो शुमार के ढेर लगा देंगे। एक तो वो यूसुफी साहब ने कहा था कि 3 किस्म के झूठ होते हैं, एक होता है झूठ, एक सफेद झूठ, और एक सरकारी अदादोशुमार। तो ये जो सरकारी अदादोशुमार जो बाबू बताते हैं, हम भी रहे हैं गवर्नमेंट में, हमें भी पता है कि वो क्या होते हैं, एक्चुअल उनकी हकीकत क्या होती है और जमीनी हकायक क्या होते हैं। मसलन एक गरीब आदमी के लिए 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए आटा, घी, चीनी, बिजली का बिल और पेट्रोल, जो 1-2 लीटर उसने डलवाना होता है। ये सारी चीजें जो हैं वो, बिजली तो 2/3 बढ़ गई है, जो आटा है वो 35 से 70 पे चला गया है। बाकी जगहों पे आप चीनी देख लें, वो 52 से 120 पे होकर वापस को 110 पे खड़ी है या 100 पे खड़ी है, जहां पे भी आप ले जाएं उसको। घी जो है वो 160-180 पे था, वो 400 पे चला गया। अभी इन्होंने 12% और सेल्स टैक्स बढ़ाया। अच्छा, चौधरी साहब कदा ग्रामी की माजरत, एक तरफ आप ये ग्राउंड रियलिटी सामने रख रहे हैं और जो आप फरमा रहे हैं ये महंगाई के हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें, आप बिजली, गैस, जितनी भी जरूरियात की चीजें महंगी, लेकिन अब हुकूमत रियलिटीज के सामने लाके खड़ा कर देती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारे हक में आ गई, वर्ल्ड बैंक हमारे हक में आ गया, फोर्ब्स हमारे हक में आ गया, फलाना ढिमकाना, वो इससे बाहर नहीं आ रहे। ये देखिए ना, ये रिपोर्टों से और इन फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या लोगों के पेट भरते हैं? अगर मुइशत तरक्की कर रही है तो गुर्बत, 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चले गए? अगर मुइशत तरक्की कर रही है तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है रोजगार मिलने की बजाय? अगर मुइशत तरक्की कर रही है तो भूख क्यों बढ़ रही है? अगर मुइशत तरक्की कर रही है तो लोगों का गुजारा क्यों नहीं हो रहा? लोगों की आमदनियां क्यों कम हो गई हैं? अगर मुइशत तरक्की कर रही है तो पेंशनर्स क्यों रो रहे हैं? तनख्वाहदार तबका क्यों रो रहा है? किसान क्यों रो रहा है?
और कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है, हर तरफ क्राइसिस है, बुरान है। रियासती इदारों में देखें तो वहां पे बुरान ही बुरान आपको नजर आएगा। खारजा पॉलिसी देखें तो उसका आपको फेलियर नजर आएगा। अगर आप खाने पीने की चीजों से लेकर, मसलन इस वक्त गंदम जो है वो 2600 रुपए मन है मार्केट के अंदर। अगर आप आटा चक्की से लेने चले जाएं तो 100 रुपए किलो से कम नहीं है। तो ये अभी हम हमारे भाई कहेंगे कि ये सारा क्राइसिस। अच्छा, इसमें भी चौधरी साहब, इसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मुझे आखिरी फिक्रा ये पहले कहते थे कि पिछली हुकूमतों की वजह से अब हर चीज सिंध पे डाल रहे हैं। आप भी कुछ अपनी पाँव पे वजन डालें ना, कुछ उठाएं वजन, बताएं कि हमारी क्या क्या वीकनेसेस है, क्या कमजोरियां, क्या गलतियां की हमने। ये कहते हैं कि हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, और चीजें हैं कि इनके सर पे आकर खड़ी हो गई हैं, और ये मोड ऑफ डिनाइल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, चीजें ऐसे नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सपोर्ट्स बताएंगे कि 15 अरब डॉलर 6 महीने के अंदर बढ़ गई हैं, और ये आपको ये नहीं बताएंगे कि वो तो कह रहे हैं 28 अरब डॉलर एक्सपोर्ट क्रॉस कर गई है पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। नहीं, मेरी बात सुन लेना, 15 अरब डॉलर 6 महीने में है अगर, तो 30 अरब डॉलर पे जाएगी ना। तो ये नहीं साथ बताएंगे कि 6 महीने में 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स भी हो गई हैं, और वो 80 अरब डॉलर या 81 अरब डॉलर पे चली जाएंगी। ये कभी नहीं बताएंगे। तो ये चीजें इसी तरह से जो है मैंने और ये रेमिटेंसेस भी बिल्कुल बड़ी हैं। ये सारा कुछ हड़प हो जाएगा, जावेद अवासी साहब को हड़प हो जाएगा, लेकिन वो जावेद अवासी साहब जो चौधरी मंजूर साहब ने गंदम का जिक्र किया कि वो 2600 तक पहुंच गई है। अब जब गंदम की खरीदारी का वक्त आया, जो पिछला सीजन था, तो उस वक्त हुकूमत ने इसके ऊपर बड़े शादियाने बजाए और इसको अपनी बड़ी कामयाबी कहा कि जी बड़ी किसान दोस्त हुकूमत है, हमने किसान को से महंगी गंदम खरीदी, यानी उसको फायदा हमने पहुंचाया। लेकिन हुकूमत वो एंगल भूल गई जो ये चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं कि भाई किसान से महंगी खरीद के उसको तो पैसे दे दिया आपने अच्छे, लेकिन जो बाकी इस मुल्क में कंज्यूमर है जो गंदम काश्त नहीं करता, खरीद के खाता है, उसको भी तो महंगी गंदम मिल रही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो चौधरी साहब ने जितनी बातें की हैं मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि उन्होंने हुकूमत का लिहाज किया है, वरना इससे भी बुरी सिचुएशन है जो उन्होंने इस वक्त सामने रखी है। दूसरा ये है कि अगर हम कोई अपनी बात करेंगे तो फरीद हबीब साहब को बड़ा एहतराम है, वो कहेंगे कि ये अपोजिशन है, फिर हमें बुरा भला भी कहेंगे तो कहेंगे कि इनका काम है बैठकर हमें इल्जाम देना। सिर्फ ये अब्बासी साहब, ये फरीद हबीब छोटा भाई है, उसका जरा लिहाज किया, हुकूमत का नहीं किया। नहीं, मैंने फरीद हबीब साहब हम भी लिहाज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब ये मसला जो बहुत जरूरी है कि 4 कमीशन ने खुद अब तो वैसे भी लिहाज इनका करना बनता है, क्योंकि इनके अपने लोग इनका लिहाज नहीं करे, तो कम से कम आप तो लिहाज करें। जी आज अपने लोग बड़े जो, लेकिन वो सच कह रहे हैं, बेचारे क्या करें, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। मसला क्या है? मसला ये है कि जो 4 गंदम का क्राइसिस हुआ, यहाँ कमीशन बनाया गया, कमीशन की रिपोर्ट आई, कहा गया कि किन किन लोगों इसमें इन्वॉल्व थे, किन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया, किन्होंने कहा कि इंपोर्ट करें और फिर कहा कि वापस मंगवा ले। तो ये उस फिर दवाइयों का क्राइसिस हुआ, उस पर कमीशन बनाया गया, मिनिस्टर हटाया गया, अरबों रुपया के घपले हो गए, कमीशन की रिपोर्ट आ गई। फिर उसी वक्त कुछ अर्से बाद चीनी का क्राइसिस हो गया, उस पर कमीशन बनाया गया, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, खरबों रुपयों का उन्होंने कहा लोगों के जेबों पे डाका डला है, पैसे कमा लिए गए। वो जो पीटीआई के हुकूमत के गिर्द बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। इसी असना में फिर पेट्रोलियम के ऊपर, चूंकि बाहर से कोई लोग मंगवा के बिठाए गए थे, उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, अरबों रुपयों का लोगों को टीका लगाया है, पाकिस्तान से पैसा कमाया है, उस पर कमीशन बनाया गया है। उस कमीशन में भी कहा गया है कि ये एक तो वहां के एडवाइजर थे जिसका नाम था, बाकी लोग जो आज भी पीटीआई में बैठे हुए थे। अगर हुकूमत किसी एक कमीशन की रिपोर्ट सामने रख देती, जो गमदम का क्राइसिस आया था, उन लोगों को सजा मिलती, सारी बात सामने होती, उन लोगों को हुकूमत से हटाया जाता, ये बाकी क्राइसिस जो है ये बचाए जा सकते थे। बदकिस्मती ये है कि सारा वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इस टीम के साथ बैठकर आज गुजारते हैं कि आज शाम को आपने किसको कितनी गाली देनी है, किसकी पगड़ियां उछालनी है, नैब को किसके पीछे लगाना है, एफआईए का केस किसके पीछे बनाना है, कौन सा आपने शोशा छोड़ना है, किस तरह दूसरे को जलील ख्वार करना है, किस तरह इस पार्लियामेंट को बेतुकीर करना है। सारा वक्त हुकूमत और उसके बहुत सारे लोग इसमें गुजारते हैं। इन्होंने पहले साल अगर इनकी बजट कुछ बेहतर होती है इकानमी, तो ये असद उमर साहब का बड़ा नाम ये लेते थे, कहते थे बहुत ही आला आदमी है। प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीरों में कहते थे कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट मैं लेके आ रहा हूँ।
1 साल बाद इन्होंने कहा कि असद उमर की वजह से इकानमी डूबी है। इन्होंने कहा असद उमर ने सही फैसले नहीं किए। इन्होंने कहा कि असद उमर जो है वो इकानमी समझ नहीं सका, उसके गलत फैसलों की वजह से हमें नुकसान हुआ है। हफीज शेख साहब को लेके आए, उन्होंने उसके बारे में बड़े शाहजहाने बचाए। फिर हफीज शेख के बारे में यही इल्जाम लगाए जो इन्होंने असद उमर साहब के बारे में लगाए थे। फिर यही कुछ दिनों के लिए अहमद अजहर साहब को लेके आए, फिर तरीन साहब को लेके आए, और इंशाल्लाह तरीन साहब को जब रुखसत करेंगे तो यही इल्जाम लगाएंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग आज बहुत तकलीफ में, गुर्बत बड़ी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा, रोजगारी बड़ी बढ़ गई है। उसकी वजह से बिजनेसमैन इस मुल्क का तकलीफ में है, इस सनतकार इस मुल्क का तकलीफ में, और आम आदमी तो अपनी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मुश्किलात में है। जब हम ये सवाल हुकूमत से उठाते हैं कि मेहरबानी करके आप जो दें, ये ताने देते हैं आगे से कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, वो 3 साल पहले 4 साल पहले आपकी वजह से इकानमी खत्म हो गई है। वो मेहरबानी करके जहां हम डॉलर छोड़ के गए थे, जहां हम बिजली की कीमत छोड़ के गए थे, जहां हम गैस की कीमत छोड़ के गए थे, जहां हम चीनी और आटे और दालों की कीमत छोड़ के गए थे, अगर आपने वो बरकरार रखी होती तो आज पाकिस्तान में लोगों को कह सकते थे। आपने 500% 300% महंगाई करके आज भी अगर ताने अपोजिशन को दे रहे हैं, आज भी अगर ये कह रहे हैं कि पुरानी हुकूमतों की वजह से है, ये अब इनका ये बयानिया नहीं चलेगा। इनके साथ वही अशर होना है माजरत के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है, जो लोकल परवेज खट्टर साहब बात कर रहे हैं, वो भी अब्बासी साहब, जो मैंने चौधरी मंजूर साहब से सवाल किया था कि हर चौथा साल जो होता है हुकूमत का, उसमें हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो ये बहस भी होती रही है माजी में, मियाँ साहब के दौर में भी हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई कि अगर हमें 5 साल रास नहीं आते तो क्यों ना, जैसे अमेरिका में 4 साल है, ईरान में 4 साल है, और भी के मुल्कों में 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान में भी 4 साल का निज़ाम हो, पार्लियामानी इलेक्शन 4 साल के बाद हो। 4 साल तो बर्दाश्त होंगे ना सबसे। देखिए, ये तो आईन पाकिस्तान ने एक टर्म रखी है यहाँ कि आप असेंबलीज की टर्म क्या होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होंगे तो कितने अरसे के लिए होंगे, तो वो मामला मेरा नहीं ख्याल कि छेड़ना चाहिए, ना छेड़ जा सकता है। और अगर कभी पार्लियामान ये फैसला अपने तौर पर कर ले तो कोई इतराज नहीं, लेकिन यहाँ साजिशों के जरिए हुकूमतें नहीं हटानी चाहिए। जब हमारी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई थी, उसमें सबको पता है कि किस तरह जज को इस्तेमाल किया गया है, किस तरह जुडिशरी को शामिल किया गया है, किस तरह साजिश की गई है। आपकी तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और कहते हैं कि आप डिलीवर करने में नाकाम हो गए। उस और इसमें बड़ा फर्क है। हम आज भी कोई गैर आईनी इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी तरह किसी आईनी इकदाम से हुकूमत हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हम वो धरना नहीं देंगे जो इमरान खान साहब ने कहा था, सिविल नावरवानी की तारीख नहीं शुरू करेंगे, हम पार्लियामान के ऊपर और टीवी स्टेशन पर हमला नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को हम गले पकड़ के बाहर निकाल के भेजेंगे, ऐसे इकदाम हम नहीं करेंगे। फारूक साहब से जमहूरी तरीके से डिमांड करते हैं, फारूक साहब से नाकाम हो चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। राइट। फारूक हबीब साहब, सवाल मेरा दोनों मेहमानों से एक ये था कि हर चौथे साल में, माजी में भी हमने देखा कि हुकूमतें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हुकूमतें लड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं। आपकी हुकूमत भी चौथे साल में है और स्वीयर प्रेशर में है। तो दुनिया में कई मुल्कों में 4 साल का तर्ज हुकूमत होता है या पार्लियामानी निज़ाम होता है। तो अगर हमें नहीं 5 साल रास आते तो 4 साल का कोई तजर्बा होना चाहिए इस मुल्क में। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये तो कोई सवाल ही नहीं है और ना ही ये बहस है, ना ये कोई ऐसा मामला है। जो 1973 का आइन है, उस आइन के ऊपर सबका कंसेंसस है, कंसेंसस से वो आइन बना। उस आइन के अंदर एक पार्लियामानी तर्ज हुकूमत है और जो हमारी जमहूरियत है उसमें पार्लियामानी सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कंस्टिट्यूंसी से लोग मुंतखब होकर आते हैं, मुंतखब होने के बाद वही अपना जो है वो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करते हैं, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है, उनका एक आईनी रोल है, आईनी किरदार है। वो तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर वज़ा है। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो कोई सदारती निज़ाम के ऊपर बात करना शुरू कर देता है। ये मौजूदा मैं समझता हूँ नॉन इशू है और ये कोई ऐसा मामला ही नहीं है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की डिबेट की ज़रूरत है। अब किसी की इंडिविजुअल ख्वाहिश हो सकती है, उसको हम एक नेशनल लेवल की कोई डिबेट बना सकते, और ना के पास कोई इतनी अक्सरियत है कि वो अपनी मर्जी से, कोई 2/3 अक्सरियत नहीं है कि आइन के अंदर तरमीम ले आए। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद है। तो फारूक साहब, ये तो जब से पिछले 1 हफ्ते से ये सदारती निज़ाम की बहस शुरू हुई है, तो दोनों जमातों से ये आवाज़ आ रही है कि ये बहस आप लोगों ने शुरू करवाई है, क्योंकि आप लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने फेलियर को और
लोगों में एक नई आपने शोशा छोड़ दिया कि भाई निजाम ही बदल दो? नहीं, देखें, हमने तो इस पे ऊपर कोई बात नहीं की, और ये ना करें इसके ऊपर बात, हमने तो नहीं इनको कहा, हमारा कोई जोर इनके ऊपर तो नहीं चलता। ये तो अपनी मर्जी के मालिक है ना अमीर साहब, ये तो अपनी मर्जी से, बल्कि मुझे इनके ऊपर एतराज है कि कल जो ये कह रहे थे कि हम करारदाद लेकर आ रहे हैं या असेंबली के अंदर डिबेट करवाएं, भी असेंबली का वक्त आप तो ज़ाया करते हैं। असेंबली के ऊपर जो है वो आप इतनी अहम कवानीन है, कानून साजियां हैं, उनके ऊपर आप बात करें, अवामी इशूज के ऊपर आप बात करें, आप कोई अपनी मुस्बत इनपुट देना चाहते हैं आप उसके ऊपर बात करें। अब आप देखें कि जीडीपी के जो है वो फाइनल नंबर्स सामने आए हैं मैशत के हवाले से, 5.5% पाकिस्तान ने ग्रोथ हासिल की है, जिस ग्रोथ को ये भी चैलेंज नहीं कर पा रहे। आप ब्लूमबर्ग देख लें, इकोनॉमिस्ट देख लें, जितने आलमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लें, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियल बेस हुई है, पैदावार बेस हुई है, और वो कोई क्रेडिट कार्ड ग्रोथ तो नहीं है। और आप ये देखें कि पिछले नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर इन्होंने $50 अरब कर्ज लिया था, जिसमें से $27 अरब वापस किया, और $22.5 अरब कर्ज का इन्होंने इजाफा किया। हमारी हुकूमत में अभी हम पिछले 3-3.5 साल में हम $30 अरब जो है वो वापस कर चुके हैं, और हमने जो उसके अंदर नेट इंक्रीज हुआ, जिसमें कोविड भी आया, उसके दौरान आपके इल्म में है कि हमें लोगों को एहसास के जरिए जो है वो कैश 2 करोड़ खानदानों की जो है हमें कफालत भी करना पड़ी, हमें $1.5 अरब की यानी $250 अरब की वैक्सीन भी जो है वो खरीदना पड़ी। इसके अलावा हमें जो डिवैल्यूएशन का एक फिक्टिशियस तरीके से उन्होंने रोक रखा था, उसका इम्पैक्ट भी आया। उसके बावजूद हमने सिर्फ 3.5 सालों में $9 अरब का इजाफा किया, ये $22.5 अरब का इजाफा करके गए थे, और आज हमारी मैशियत जो है वो मुस्तहकम है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। सिर्फ जो कमर्शियल सेक्टर है, जो प्राइवेट बैंकों से इस साल 1400 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है, और वो इन्वेस्ट हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, हाउसिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये पाकिस्तान की जो मैशियत है, जो पाकिस्तान की माशी तौर पर मुस्तहकम होना है, उसके ऊपर बात करने की बजाय ऊपर जो है वो हकाइक को, मामलात को जो है वो मजीद आगे लेकर आने की बजाय ये इस किस्म के नॉन इश्यूज के ऊपर डिबेट ले जाते हैं। हमें तो कोई मामला नहीं है इनके साथ, और ये तो हमें 3-3.5 साल से इन्होंने मुझे बताया ना कि कहाँ हुकूमत को जो है वो इन्होंने काम करने दिया। हर जगह के ऊपर इन्होंने रखना डाला, कभी लॉन्ग मार्च की कहानियां, कभी अदम एतमाद, कभी इस्तीफे, आर पार, अब बुरी तरीके से खबर, ये तो सारे काम इन्होंने करके देखे। चले, मैं जो जिन रिपोर्ट्स का आपने जिक्र किया, मैंने ये सवाल पहले रखा था चौधरी मंजूर साहब के सामने, मैं वही सवाल चौधरी साहब के पास दोबारा लेके आता हूँ। चौधरी साहब, आप कह रहे थे कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और बता रही हैं, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पल्स रिपोर्ट है वो अवाम के खिलाफ है, लोगों में गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये फैक्ट्स जो हम बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे हक में, और वो आलमी इदारे दे रहे हैं, तो उन रिपोर्ट्स का क्या करें, उनको भी तो हमने कंसीडर करना है ना। उसमें बहुत अच्छा बताया जा रहा है हुकूमत के बारे में। देखिए, दो चीजें हैं। एक सवाल आपका है, एक्चुअल तो हुकूमत के पास पहले 2 साल ही होते हैं, 6 महीने के करीब उनको मिलता है, पीरियड मिलता है, हनीमून पीरियड मिलता है, फिर 2 साल होते हैं। अगर जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को देखें, हमारी साबका हुकूमत को देखें, तो पहले 2 साल के अंदर 73 का आइन बन गया, 18वीं तरमीम होगी, NFC अवार्ड आ गया, जितनी रिफॉर्म्स करनी थी वो सारी पहले 2 साल के अंदर हो जाती हैं। तीसरे साल में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, चौथे साल में वो बिल्कुल पीक पे चली जाती है, चूंकि अगला तो इलेक्शन ईयर होता है। एक ये बात है, ये इन्होंने जो 2-3 साल ज़ाया कर दिए। अब देखें, ये जो अभी कर रहे हैं, इन्होंने बेस ईयर चेंज किया है ग्रोथ शो करने के लिए। पहले था 5-6 बेस ईयर, जिसपे ग्रोथ जो थी जिन फिगर्स के ऊपर दिखाई जाती थी, अब इन्होंने 15-16 कर दिया है। 15-16 बेस ईयर चेंज करके अब ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इनकी ग्रोथ है, जी, अब जो ग्रोथ होती है ये 2 किस्म की होती है। एक ग्रोथ के बारे में कहते हैं कि इट्स अ जॉयलेस एंड जॉबलेस ग्रोथ। अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने गुर्बत और इमारत का फर्क दिखाया। अब वही फर्क पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, अब इमारत बड़ी है,
चूंकि इनकी पॉलिसियां, वो अमीर तरीन हुआ है। हाँ, इनकी पॉलिसियां ऐसी हैं जिससे गरीब जो है वो गरीब तरीन हुआ है, इसीलिए 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए। अब कोविड का इनको बेनिफिट हुआ है, $2.5 अरब तो एक आए हैं जिसके अब वो हिसाब मांगा जा रहा है। $1.5 अरब इनको IMF ने दिया है। कोविड का तो इनको बेनिफिट हुआ है। हमारे दौर में भी दुनिया की मुईशत 2008 के अंदर बैठी थी, हमने भी उससे निकाला था। उस वक्त भी 0.40 पे चली गई थी जो मुईशत थी, हमने उसमें से निकाला था सारी चीजें। ये मुल्क गंदम इंपोर्ट करता था, हम गंदम एक्सपोर्ट करने की सूरत में चले गए। चीनी इंपोर्ट करता था, चीनी एक्सपोर्ट करने की सूरत में चले गए। बाकी चीजें भी की। रेमिटेंसेस $6 अरब थी, वो $20 अरब पे, वो $14 अरब पे चली गई। उसके अंदर जो इजाफा था वो उससे पहले कभी 120% इजाफा हुआ। सो अब ये जो बता रहे हैं, ये हमारी दुआ है कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये ठीक साबित हो। अब देखिए ना, एक इंडिपेंडेंट मईशतदान था जो इनकी एडवाइजरी कमेटी है, उसके अंदर उसने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इसकी क्वांटम या इसका मिकदार नहीं बढ़ी हमारी एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। आप इसको इस तरफ ना समझिएगा, तो वो इम्पैक्ट कल को खत्म भी हो सकता है, आप फिर वापस चले जाएंगे, उसी जगह पे चले जाएंगे। तो ये जो बात कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये नुक्ता उठाया है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है उसकी क्वांटिटी यानी क्वांटम नहीं बढ़ा, बल्कि जो चूंकि दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं तो उस महंगाई के इम्पैक्ट की वजह से हमें शायद ज्यादा डॉलर मौसूल हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जावेद अब्बासी से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्बासी साहब, आपको याद होगा आपके दौर में इसहाक डार साहब के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि इनका कोई उस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को जानते हैं, ये कैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, और ये तो फिगर फजिंग करते हैं, जुगादरी हैं ये लफ्ज़ अदाद शुमार के, और ये अच्छी तस्वीर शो करते हैं मईशत की। यही बात इस हुकूमत के बारे में भी होती चली आ रही है। जो चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि असल तो ये है कि ये जॉयलेस और जॉबलेस किस्म की ग्रोथ है, ये ऐसी ग्रोथ है कि जिसका इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हमें लोगों में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने पहले भी शुरू में भी अपनी बात इसीलिए आपके सामने रखी थी कि ये सारी इकानमी, ये हुकूमत, ये पॉलिसी, ये सारी एफर्ट हम करते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर खुशहाली आए, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आसानी आए, पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल में हो, पाकिस्तान में जॉब क्रिएट की जाए, लोगों को नौकरियां मिल सके, पाकिस्तान में हालात ऐसे हों कि दुनिया के इन्वेस्टर आए और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करे ताकि खुशहाली आए। इनमें अगर बेहतरी आए तो हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, अगर हुकूमत की पॉलिसी ठीक है, समझ जाती है कि हुकूमत के कारनामे ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से किसी एक चीज में भी ये कुछ नहीं कर सके। अब आ जाए हमारे वक्त में, हम जब आए तो हालात बड़े खराब थे। 11,000 मेगावाट बिजली हमने सिस्टम में डाली है, तो आप सारे जानते हैं उस वक्त सनतें रुकी हुई थी, बिल्कुल बिजनेसमैन बड़े परेशान थे, CNG की तरह लाइनें लगी होती थी, लेकिन लगता था कि कुछ जुलूस है। टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ था बड़े बुरी तरह। किस तरह APS का अनफॉर्चुनेट वाकया, उसके बाद सारी लीडरशिप को बिठाया प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में और फैसले हुए और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, ऑपरेशन शुरू किया और उसका खात्मा किया गया। $56 बिलियन की सिर्फ CPEC में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, खुशहाली आई है। वो बिजनेसमैन जो कभी दुबई से और लंदन से आते थे, अब्बासी साहब, जब आप PMLN वाले अपने से पिछले दौर का जिक्र करते हैं ना कि हम जब आए 2013 में तो हमें इतने बुरे हालात में मुल्क मिला, तो आप इनडायरेक्टली फिर PTI वालों की तायद भी कर रहे होते हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं कि मुल्क बहुत बुरे हालात में हमें मिला। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बुरे हालात में, मैंने कहा उस वक्त हालात ये थे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बुरे हालात में, मैंने कहा कि उस वक्त हालात ये थे। ये हकीकत जो है वो हमने सामने रखी है कि बिजली का एक क्राइसिस था। आप सबको पता है कि उस वक्त बहुत बड़ी लोड शेडिंग हो रही थी। आपको पता है कि गैस का क्राइसिस था। तो वो जो सारी चीजें थी, वो टेररिज्म था, ये कौन नहीं मानेगा कि उस वक्त टेररिज्म नहीं था।
ये सारी चीजें थी, मिल के की और सारी लीडरशिप को साथ मिला के चलाए। वज़ीर आज़म साहब ने मशवरा कहा था कि मैं आऊंगा तो 50 लाख नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ घर बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, जगह दूंगा, दुनिया के लोग आकर यहाँ जो है वो नौकरियां लेने के लिए आएंगे, मैं 100 से ज्यादा डैम बनाऊंगा। वो सारे वादे वो कहाँ गए, वो किधर गए? वो प्राइम मिनिस्टर साहब किस मुल्क की बात करते थे? फारूक हबीब साहब, जब जून में बजट आया पिछले साल, तो उस बजट में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें थीं जिनकी तारीफ PMLN से भी हुई थी, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोग हैं उन्होंने भी तारीफ की थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा खुश हुआ उस वक्त के कुछ अच्छी। अब इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर भी परेशानी है। जब गन्ने का सीज़न आया तो और गंदम का सीज़न आया तो काश्तकार आपसे, किसान बहुत खुश हुआ कि उसे शुगर माफिया या शुगर मिल ओनर के शिकंजे से उसकी जान छूट रही है, उसको अच्छी कीमत मिल रही है, उसे गन्ना बिक रहा है। आज काश्तकार भी आपसे नाराज़ और खफा है, वो कह रहा है हमें खाद महंगी मिल रही है, बिजली महंगी है। तो आप 2-4 महीने लोगों को खुश रखते हैं, अगले 6 महीने लोग फिर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। नहीं देखें, नाराजगी का कोई मामला नहीं है। देखें, हमें पूरा सच बताना चाहिए ना, पूरा सच नहीं है बताएंगे आपको। मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं जी कि जॉयलेस जो है वो ग्रोथ है। मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो आप देखें कि भारत के अंदर ग्रोथ नेगेटिव, बरतानिया में ग्रोथ नेगेटिव, अमेरिका की इकोनॉमी में चैलेंजेस, उनकी इन्फ्लेशन 7%, आज जो है वो 40 साल जर्मनी के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, 25 साल फ्रांस की महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, दुनिया में $6 वाली LNG $40 पे चले गई, $50 वाला कोल $250 पे चला गया, $40 फी बैरल वाला जो पेट्रोल $85 के ऊपर पहुंच गया। आलमी सतह के ऊपर जो है वो इस टाइम कीमतों का एक बहुत बड़ा बहरान इशू आया हुआ है। वो खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं वो $400 फी टन वाला $1300 के ऊपर चला गया। जो कंटेनर $2000 में आता था इंपोर्ट लेके, वो $10,000 में आना शुरू हो गया। सप्लाई लाइन चेन डिफरेंट हो गई। ये तमाम तर चीजें कोविड के दौरान हुई है। किसी हुकूमत ने यहाँ जो चैलेंजेस बता रहे हैं, किसी हुकूमत को मुल्क बैंक डिफॉल्ट नहीं मिला था, जो $7 अरब के रिजर्व रह गए थे वो मुल्क बैंक डिफॉल्ट पे था। हमें कोविड का चैलेंज का सामना, आलमी सतह पर कीमतों का सामना, अफगानिस्तान की जो है उस दौरान जो इनखला हुआ अमरीकी अफवाज का, अफगानिस्तान का भी जो वहाँ का इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारी ये ग्रोथ है उसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राइस इम्पैक्ट आया है। भाई प्राइस इम्पैक्ट आया हो तो मुझे आप ये बताएं कि फैसलाबाद का इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों कहता है कि मुझे लेबर नहीं मिल रही? वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रही है? एक बंदे की फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री क्यों लग रही है? नई पावर लूम वो क्यों लगा रहा है? उसकी ग्रोथ हुई है तो लगा रहा है। अगर गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल हो रही है, फारूक भाई, जो आपने जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, ये तो मैं जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, इनको फारूक भाई, जो अपर क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है वो तो इसको, इस इक्वेशन को समझ जाएगी कि जी बाहर कंटेनर महंगा, फुला चीज महंगी, इंपोर्टेड ऑयल है, उसकी वजह से सारा इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है वो इस लॉजिक को समझ देगी, बाय करेगी इसको? नहीं, देखें, मेरा जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैलेंजेस पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, अगर हम ये इतनी ग्रोथ ना करते, आप ये देखें कोविड के दौरान ये तो कहते थे लॉकडाउन कर दो, इमरान खान बंदा मर गया, FIR तुम्हारे ऊपर दर्ज हो गई, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती? अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाती जो नून लीग के दौर के अंदर बंद हो गई थी, आपको पता है लाखों लोग रोजगार थे। नून लीग के आखिरी साल के अंदर फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था। आज हमने ना सिर्फ उन जॉब्स को दोबारा रिवाइव कराया, रीइंस्टेट कराया, नई जॉब क्रिएशन की है। 1000 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। वहां पर जो उनकी लेबर है उनकी तनख्वाहों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो बुनियादी तौर के ऊपर जो किसान है उसकी जेब में इजाफी 1100 अरब रुपया इजाफी गया है। अब सिंध हुकूमत की वहां पर माफिया के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, अमलदारी वहां पर कोई नहीं है। ये वफाक के साथ ताउन करें। वफाक ने 8 महीने जो है वो गैस फराहम की फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जो कि 3 महीने चला करते थे। $3 अरब की हमने फॉरेन रिजर्व्स बचाया। अगर आज आपने एक खाद की बोरी इंपोर्ट करनी है वो 11,000 रुपए का आलमी सतह पर रेट है। आप चेक कर लें, भारत में काल पड़ा हुआ है, बाकी जगहों पे काल पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख बैग डेली के प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे पास फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की भी प्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हालात को मद्देनजर रखते हुए 10 फरवरी को 1 लाख बोरी का जहाज जो है
वो लग रहा है आपका चाइना से आ रहा है, तो फिर हम किसान के लिए कर रहे हैं। अच्छा। और किसान को हमने पूरा गन्ने का रेट दिलवाया, चावल की पैदावार में इजाफा, इन गंदम की पैदावार में इजाफा, जो कॉटन का। मुझे जरा चौधरी साहब का, चूंकि आपने जिक्र किया, मुझे एक कमेंट उनसे लेके फिर इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, चूंकि जैसे ही हम दाखिल होते हैं सादकाबाद से, एक और बात बड़ी अहम है, एक और बड़ी बात अहम है, ये भी बात बताना जरूरी है कि हमारी सालाना जो आबादी है वो 2.5% से सालाना आबादी में भी इजाफा हो रहा है। उसमें लोगों को रिसोर्सेज भी चाहिए, उनकी नीड्स में भी इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल सही। वो ग्रोथ रेट हमारा अच्छा, लेकिन साहब ये ग्रोथ रेट को देखें ना, जो आबादी के तनाज़ की शरह बढ़ रही है, इसको भी बिलाखिर हुकूमत तक काम है ना कि उसको कंट्रोल करे। वसाइल नहीं बढ़ रहे और आबादी बढ़े जा रही है 2.4 2.5 के हिसाब से, जो कि बड़े खौफनाक बॉम्ब शेल है। तो ये भी तो हुकूमत का एक फेलियर बनेगा। लेकिन चौधरी मंजूर साहब, जब गंदम का मसला आया तो उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि गंदम दरअसल सिंध के पास पड़ी हुई है और वो उन्होंने उसको दबा के रख दिया। अभी खाद की बात है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं वो तो आपके यहाँ लगी हुई हैं सिंध में, तो वो वहाँ से ही खाद बन रही है और वो जहाँ भी गायब हो रही है, उसका जवाब भी आप दें। अच्छा देखिए, मैं तो चूंकि फर्क है छोटे भाइयों की तरह, मैं अगर ये ना होता तो मैं जरूर कहता कि बड़ी अजीबोगरीब, और अब चलो अजीबोगरीब कह देता हूँ, जाहिलाना बातें नहीं कहती। सिंध में आप देखें ना, एक खास पाकिस्तान में वो गैस पैदा होती है जिससे यूरिया बनती है, वो गोटकी से पैदा होती है। सादकाबाद में फैक्ट्रीज हैं गोटकी के अंदर ज्यादातर खाद की, ये एरियाज हैं। सादकाबाद पंजाब में है, गोटकी सिंध में है। अब मुझे ये बताएं कि सिंध से पैदा होने वाली खाद या तो जाती है समंदर के जरिए, स्मगल होती है, या इंडिया का बॉर्डर लगता है। अब ये मुझे बता दें कि अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में तो फिर आगे इनकी हुकूमत है ना, दोनों हुकूमतें इनकी है ना, एक इत्तेहादी हुकूमत है, एक इनकी अपनी हुकूमत है, वहां पे भी ये गवर्नमेंट में बैठे हैं। दूसरा, सारे इदारे इनके हैं जिन्होंने मतलब अगर कस्टम है तो जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है वो इनका है, एफसी इनके पास है, जो वहां पे जो सेल्स टैक्स जो निकलती है वहां पे खाद, वहां पे सेल्स टैक्स के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। बताएं तो सही ना, आखिर सिंध में गायब हो रही है जमीन बुर्द हो रही। फारूक साहब यही कर रहे थे। आप अगर अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है तो अफगानिस्तान के रास्ते अगर जा रही है तो आप मुलव्वस है उसके अंदर, आप इदारे मुलव्वस है, आप खुद मुलव्वस है। सही है। और मैं आपको एक खबर दूं, वो बॉर्डर कंट्रोल तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो नहीं है। एक 50 लाख रुपया एक ट्रक के ऊपर लिया जा रहा है इस वक्त स्मगलिंग का। खाद तो स्मगल हो रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। गंदम किधर गई है? आप मुझे ये बताएं, 70% गंदम अकेला पंजाब पैदा करता है, 30% गंदम सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पैदा करता है। और ये हमें रोज ये आकर यहाँ पे बताते हैं कि क्राइसिस उन 30% में से 15% होगा। चलो यानी जो 20% पैदा करता है उसकी वजह से क्राइसिस है। ये क्या मजाक खेल बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपकी इजाजत से मंजूर भाई, एक ब्रेक से वापसी पे जो आपका मार्च है उसका एक जवाबी मार्च की जो धमकी पीटीआई की है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी मंजूर साहब, जावेद अब्बासी साहब और फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीपल्स पार्टी के मार्च का जवाब जो दिया वो दिखाएं जी। चौधरी साहब, शिकवा जवाब शिकवा तो इकबाल ने कहा था, ये मार्च जवाब मार्च जो है, अब ये कहीं आपस में तसादुम टकराव ना हो जाए। सिंध के बॉर्डर की पहले खाद की बात कर रहे हैं, वहीं की सादकाबाद ढेर की घुटकी के पास कहीं। मुझे ये बताएं, इनको इतनी अक्ल नहीं है, ये वजीर खारजा बने बैठे हैं। पहले ये बताएं, सिंध में पंजाब वाला बल्दियाती निजाम चाहते हैं या केपीके वाला? केपीके में तहसील है, जिला नहीं है। यहाँ पे जिला है, तहसील नहीं है। ये कौन सा पीटीआई कौन सा निजाम चाहती है? पहले तो ये बताएं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एलडीए, एक सेकंड जरा, एलडीए जो है वहां पे कह रहे हैं जी कि केडीए को आप वहां पे मतहत करें। उन्होंने
जो है वो को चेयरमैन रख के तो उसको साथ रख दिया, बोर्ड के अंदर ले आए। यहाँ पे एलडीए किसके पास है? वहां पे कहते हैं वाटर बोर्ड दें, यहाँ पे वासा किसके पास है? यहाँ पे टीपा किसके पास है? यहाँ पे जो सफाई करने वाली कंपनियां वो किसके पास है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? केपी में ये सारे इदारे किसके पास है? ये बस ऐसे तमाशा खड़ा कर रहे हैं। तो इनका तमाशा एक्चुअल कराची पे हाकमियत का शोर है। जो माता इस्लामी ने यहाँ पे तो नहीं धरना दिया, यहाँ पे तो और वहां पे कानून पास हुआ है ना, यहाँ पे तो ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के जरिए आया, लॉ आया, कोई कानून नहीं, कोई बहस नहीं, कोई उस पर अमेंडमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। हालांकि तो चौधरी साहब आपके इल्म में होगा खैबर पख्तूनख्वा में जो ये बल्दियाती निजाम लाए हैं उसमें भी जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत बाइख्तियार है, वो सस्पेंड कर सकता है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को। तो वहां पे जी वहां जमात इस्लामी ने कोई एहतजाज नहीं किया, जमात इस्लामी ने दिया ना किसी और ने दिया। हाँ तो अगर वो कहते हैं तो वो ले आते हैं, और वो इसी के मतहत है। जो तहसील नाज़ुम है वो बेचारे के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं, वो तो इसी के पास है सारा इख्तियार, जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पास। ये आए शौक से करें, ये मार्च अच्छा करें। जावेद अब्बासी साहब, सर ये 25 तारीख को अब्बासी साहब 25 सही जावेद अब्बासी साहब 25 तारीख को मेरा ख्याल है पीडीएम की अगली हो रही है मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब तो चूंकि अभी उसमें शायद शिरकत ना कर पाए, तो आप लोग की जो तारीख है वो जो 23 मार्च वाली तारीख है वो हतमी तारीख है या उसके अंदर कोई इम्कान है बदली जा सकती है तारीख? देखिए कि अगर तो हुकूमत उससे पहले खत्म हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें या इलेक्शन काल हो जाए और मुल्क के लोगों की जान छोड़ दें और फरक हबीब साहब बैठे हुए हैं, इनके बुरा ना लगे, तो हमने ये तो इतनी मीठी मीठी ख्वाहिशात है, इतनी आसानी से तो नहीं होगी। नहीं मीठी मीठी नहीं है, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लोगों की जान छोड़ दे और ये कर दे, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि मार्च जो है वो अपने तौर पर भी उसे खत्म समझा जाएगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इस हुकूमत को छुड़ाने के लिए हर इक़दाम करने की जरूरत है आप, और वो हम अपने जाती मामले के लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही हम अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, ना हम चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिल जाए। हम पाकिस्तान के लोगों का जो माशी कत्ल किया जा रहा है, जो बुरहान है, जिस पहले मैंने कहा है जो एनर्जी क्राइसिस है इस मुल्क के माध्यम, जो खारजा पॉलिसी का हमें नुकसान हो, सारी चीजें कि हम सब ने मिलकर अगर फौरी तौर पर इस हुकूमत की जान न छुड़ाई, ये पाकिस्तान की माशियत जो है वो ऐसे दाने पे पहुंच जाएगी जो बहुत मुश्किलात है। और ये कोई जाती अनाज का मसला नहीं है, ये वही बातें अमर साहब ने अपनी मीटिंग में कही हैं, ये वही बातें हैं जो नूर आलम साहब ने अपनी मीटिंग में कही हैं, ये वही बातें हैं जो फरक हबीब साहब अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं, वक्त आने तक ये भी करेंगे। ये पाकिस्तान का माशी जो है वो बहुत बुरहान पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया। इसका नहीं ये नजरियाती है, वो नूर आलम साहब तो पीपल्स पार्टी से आए थे, ये बाकी लोग ये नजरियाती ये नहीं करेंगे ये बात। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ जी, दिलों के ये चीजें तो नजर आ रही हैं, और जो अच्छा हर आदमी जो है जो इस मुल्क का दर्द रखता है वो हम समझते हैं किसी तरह सोच रहे हैं जितना हम सोच रहे हैं। अच्छा फरूख हबीब साहब, देखिए आपने भी लॉन्ग मार्च किया, आपने लॉकडाउन किया जब पैनामा का स्कैंडल आया, मियां साहब रिजाइन नहीं कर रहे थे, आपने प्रेशर डालने के लिए लॉकडाउन किया पूरे मुल्क में। आपको याद होगा उस वक्त चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, मोटरवे के ऊपर उन्होंने पेशावर से काफिलों को रोकने के लिए बाकायदा रेत की और मट्टी की ट्रॉलियां फेंक दी, मोटरवे बंद कर दी। अब आपने भी एक्सरसाइज किया, राइट टू प्रोटेस्ट, ये भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपके लिए कॉन्फिडेंस इस बात पे होना चाहिए कि ये हर महीने लॉन्ग मार्च करें, अवाम हमारे साथ खड़े। अगर लोग आपके साथ खड़े हैं, खुश हैं आपकी हुकूमत से, तो कोई मसला नहीं है। नहीं देखें, बात यह है कि इन्होंने क्या लॉन्ग मार्च करना, ये तो एक दूसरे के खिलाफ मार्च करने पे तुले हुए हैं, वो करते रहेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी ये आए हैं, हमें कोई एतराज नहीं था, अब भी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आए, आकर जो इन्होंने करना है ये करें। फिर मैं आपको ये कहूंगा जो असल बुनियादी इश्यूज हैं उन इश्यूज के ऊपर इनकी किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट ये है, चूंकि नवाज शरीफ के वो सजाएं हुई हैं, जो शहबाज शरीफ हैं उनके जो है वो के FIA कर मसरूर अनवर नामी शख्स 2008-2017 तक शहबाज शरीफ के HBL के जाती अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करवाता रहा, जो उनका फ्रंट मैन था, जो करप्शन के पैसे डालता रहा, ये उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो चार्ल्स गथरी से इन्होंने हलफनामा एफिडेविट जो है तस्दीक करवाया था, उसकी ऑडियो भी सामने आ गई है कि जनाब ये मार्बल आर्च में बैठकर अदलिया पर हमले का
मंसूबा बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जो कि इस टाइम उस केस को सुन रहे हैं, उनको मलाइन करने के लिए ये काम किया गया। उसकी तरदीद कोई किसी किस्म की ये नहीं लेकर आए। जिस चार्ल्स गथरी को ये डिफेंड कर रहे थे आगे, उसी की ऑडियो वहां पर सामने आ गई है। तो ये इनके मसाइल तो ये हैं, इनकी असल तवज्जो इन मसाइल के ऊपर है। यहाँ पर तो इन्होंने कोई इनका अवामी इशू के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। जहां तक रही बात सिंध हुकूमत की, तो पीपल्स पार्टी की 13 साल से 13.5 साल से मुसलसल जो है वो सिंध में हुकूमत है। अच्छा, सिंध हुकूमत के इतनी अहल है तो सिंध के मसाइल तो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे। कराची का एक नाला तो इनसे साफ नहीं होता। एक बारिश पड़ जाए तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी खुल के जो है वो सामने आ जाती है। जो इन्होंने वहां पर कराची के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया हुआ है, इसलिए ढका छुपा है। टैंकर माफिया वहां पर, जखीरा अंदोज माफिया वहां पर, बड़े बड़े लोगों को जो सिंध के आम हारी का जो पानी है वो बड़ा बड़ा वहां पर जो जागीरदार है वो चोरी करके चला जाता है, उसको पानी वहां नहीं पहुंचने देते। डायरेक्ट कनेक्शन दिए हुए हैं केनाल से, हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद डायरेक्ट आउटलेट्स उनके हवाले किए हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि फिर ये कहते हैं कि जनाब हमने कार्रवाई करनी है वफाकी हुकूमतों के खिलाफ है, जहां आप सिंध के अंदर जो यूरिया सेल हो रही है उसकी मॉनिटरिंग तो आप कर लें। वफाकी हुकूमत तो वो रास्ते बंद कर रही है, लेकिन जब आपके सिंध के बॉर्डर से बलूचिस्तान की तरफ कोई चीज दाखिल होगी तो वहां पर सिंध की पुलिस ताउन नहीं करेगी, वहां के इदारे वफाकी हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो वफाकी अमलदारी के अंदर भी जो है वहां पर अमलदारी के अंदर कमी आएगी। अब आप ये देखें कि 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, वो कहते हैं जी चूहे खा गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे चूहे हैं जो 14 अरब की गंदम खा जाते हैं, उनके पेट नहीं भरते वहां पर। तो ये एक पूरी नालायकियों की, नाअहलियों की सिंध के अंदर एक पूरी की पूरी जो है वो दास्तान मौजूद है। इमरान खान को तो टूटी फूटी हालत में मुल्क मिला था। इमरान खान तो मुल्क की मैशत को भी ठीक कर दिया। इमरान खान ने जो है वो तो जवाब दे देना जो चौधरी साहब ने उठाया कि बॉर्डर कंट्रोल आपके पास है, इंटर प्रोविंशियल भी किसी हद तक जहां जहां पे आपके सूबों में हुकूमत है वहां पे भी आपको बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट करनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके पास है, बिल्कुल हम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखें ये वाहिद हुकूमत है कि आप डेटा उठा के देखें कि हमारी हुकूमत के दौरान जो स्मगलिंग थी, स्मगलिंग के ऊपर सीवियर क्रैकडाउन हुआ, उसके जो नंबर्स हैं वो नीचे आए हैं। जो आपकी कस्टम्स की जो करेक्शन है जो उसके अंदर इजाफा हुआ है, और ये इकदाम जो हैं वो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए, हम ऑटोमेशन की तरफ चले गए हैं। सिस्टम्स को लेके हमने जो इकदाम लिए हैं उनके नताइज भी नजर आए हैं। लेकिन जहां पर पैनिक बाइंग भी है, लोग ये समझते हैं कि शायद खाद मौजूद नहीं है, मैं आज की जो मुझे एक बोरी की जरूरत है तो मैं फरवरी की भी ले लूं, मार्च की भी ले लूं, अप्रैल की भी ले लूं। वो भी हमने आपके मीडिया के जरिए से दरख्वास्त की है कि प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है पिछले साल की, लेकिन इस साल जो है वो डिमांड भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि किसान की जेब में पैसा ज्यादा गया है, ज्यादा जमीन उसने कल्टीवेट की है, और 5 लाख एकड़ जो है वो चौधरी साहब से ले लेते हैं, बजवाई भी जो है उसमें ज्यादा हुई है। ठीक है जी चौधरी साहब, लास्ट कमेंट। ये इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम नक्शल ये है कि खाद लोगों को नहीं मिल रही। डीएपी की कीमत 4400 से 10,000 में मिली है लोगों को ब्लैक में। इस वक्त यूरिया 3500 रुपए तो वो इम्पोर्टेड है ना। और जहां तक ये कह रहे हैं कि पैनिक बाइंग, बात सुन लेना, जो पैनिक बाइंग नहीं, आप उसकी कीमत 10,000 कर देना। अगर कीमत 4700 है तो 10,000 को मिलेगी, तो वो तो ब्लैक मार्केट हुई ना। अब यूरिया मेरा तो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है ना। मैं किसान का बेटा हूं, आप कौन सी फर्दर बात कर रहे हैं? आगे तो खाद की बहुत कम जरूरत रह जाती है। जो खाद की मेन जरूरत होती है वो तो गंदम और आलू की फसल को सबसे ज्यादा खाद की जरूरत होती है। आगे तो मक्की और दूसरी फसलें हैं जिन पे बहुत कम जो खाद की जरूरत होती है। कौन सी पैनिक बाइंग हो रही है? अगर गवर्नमेंट जायद पैदावार है और लोगों को नहीं मिल रही और लोग ब्लैक मार्केट में धक्के खा रहे हैं सारा दिन लाइनों में लगकर। रही बात ये कि ये कहेंगे अब ये रोज ये बात करेंगे चूहे खा गए। भाई वो खुद सिंध गवर्नमेंट ने अपना तहकीकात करा के अपना केस जो था वो उन ऑफिसर्स के या जिन लोगों ने वो करप्शन की वो खुद नैब को भिजवाया। उसमें आपका क्या है?
आप मुझे बताएं, आपका गंदम स्कैंडल किधर है, चीनी स्कैंडल किधर है, पेट्रोल का स्कैंडल किधर है, एलएनजी स्कैंडल किधर है, जो 24 केसेस केपीके के हैं वो किधर हैं, पंजाब के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं वो किधर हैं, उन पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। रही बात ये, वहां पे अगर आपके सबसे ज्यादा केपीके से लोग सिंध में इलाज करवाने जाते हैं, अगर वहां पे वो बुरा हाल है तो इलाज में कराने लोग वहां पे ही जाएंगे ना जहां पे लोगों को सहूलतें मुयसर होंगी। सबसे ज्यादा केपीके के, कश्मीर के। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त कहीं पर भी बरसर इक़्तिदार नहीं है, ना मरकज में ना सूबे में, और दो बड़ी जमातें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी भी बरसर इक़्तिदार है और तहरीक इंसाफ भी बरसर इक़्तिदार है। तो जहाँ जहाँ जिसका डोमेन है वो वहाँ अवाम को जवाब देने की पाबंद है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।